कक्षा 9th के लिए आज दिनांक 23 नवंबर को कक्षा 10th के लिए आज दिनांक 23 नवंबर को विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59 आई है, 59 आई है। प्यारे बच्चों, हम पाठ 11 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 11 का मानव नेत्र, आज से हमारा जो पाठ है स्टार्ट हो रहा है, वो पाठ नंबर 11 शुरू हो रहा है। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का मतलब है, हमने इसमें मानव नेत्र के बारे में इस साल टॉपिक में नहीं है। इस बार हम रंग बिरंगा संसार जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले अपवर्तन का ही है। जैसे अपवर्तन आपने देखा था कि ग्लास स्लैब से जैसे प्रकाश की किरण दर्पण से हमारा लेंस से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरणों का मुड़ना अपवर्तन होता है। जैसे लेंस के अंदर से कांच की स्लैब से आपने देखा था कि जैसे ये कांच की स्लैब थी, प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, थोड़ी सी मुड़ी, फिर मुड़ के ऐसे निकल गई। हम इसमें तीर का निशान देना ना भूलें। तो ये प्रकाश का अपवर्तन था, तो हमने पढ़ा था। अब आज हम इस टॉपिक में प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिज्म क्या होता है? कांच का बना होता है प्रिज्म। मैं आपको आज दिखाऊंगा। जैसे हमारा पीरियड आएगा, जैसे ही हमारा ऑनलाइन गूगल क्लास चलेगी, तो प्रिज्म मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों। इसमें दो त्रिकोणीय आधार होते हैं और 3 आयताकार आधार होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रिज्म कोण क्या होता है? जो प्रिज्म के ये जो त्रिकोणीय आधार होता है, उसका जो ये ऊपर का कोण है, ये ऊपर का कोण त्रिकोणीय आधार वाला ऊपर का कोण है, ये प्रिज्म कोण कहलाता है। 2 निकटवर्ती पार्श्वस्थों के बीच का कोण ये प्रिज्म कोण कहलाता है। अब प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है? जैसे ग्लास स्लैब से अपवर्तन हुआ था, तो प्रिज्म से अपवर्तन हम समझेंगे। हमने ग्लास स्लैब से आयताकार ग्लास स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। प्रिज्म से अपवर्तन उसे थोड़ा सा अलग है बच्चों। कैसे? जिसमें जैसे देखिए, ये मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ किस प्रकार से भिन्न है। ये ग्लास स्लैब है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, वो थोड़ी सी मुड़ी अभिलंब की ओर और फिर अभिलंब से परे हट के, यानी इसके पैरेलल ही चली जाती है, इस किरण के। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, जो निर्गत किरण है, इसमें तो निर्गत किरण इसके आपतित किरण के बिल्कुल समानांतर चली गई। लेकिन निर्गत किरण क्या है यहाँ पे? जैसे प्रकाश की किरण आई, प्रिज्म से होकर अपवर्तन हुआ, फिर अपवर्तन हुआ, वो नीचे की ओर मुड़ जाती है, न कि इसके पैरेलल नहीं जाती है। प्रकाश की किरण ये नहीं जाती पैरेलल। तो ये फर्क है इसमें। प्रकाश का अपवर्तन जब ग्लास स्लैब में होता है और प्रकाश का अपवर्तन जब प्रिज्म में होता है। कई बार इनके दोनों में अंतर पूछ लेता है कि ग्लास स्लैब में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रिज्म में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उनमें अंतर क्या है। तो आपने यही बताना है कि निर्गत किरण स्लैब में से जब निकलती है, तो वो आपतित किरण के समानांतर ही जाती है, आपतित किरण के समानांतर चली जाती है। जबकि आपतित किरण जब स्लैब से निकलती है, प्रिज्म से निकलती है, तो वो समानांतर न जाके वो नीचे की ओर मुड़ जाती है, आधार की तरफ मुड़ जाती है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। मैं इसका थोड़ा सा एक बड़ा चित्र कर दूं। इसमें भी ठीक ग्लास स्लैब की तरह ये आपतित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण होती है जब ग्लास स्लैब के जब प्रिज्म के अंदर से ये गुजरती है, और ये निर्गत किरण कहलाती है। इनमें थोड़ा सा एंगल का भी अध्ययन करते हैं हम। एंगल का ये आपतित किरण होगी, तीर का निशान लगाना ना भूलें। ये होगी अपवर्तित किरण और ये होगी निर्गत किरण जब बाहर निकल के आती है।
इन दोनों, इस आधार, इस पे अभिलंब डाला ये वाला अभिलंब, और इस पे अभिलंब डाला ये वाला अभिलंब, तो इसके साथ ये जो कोण बना, एक कोण ये बनता है, एक कोण ये बनता है, एक कोण ये बनता है। तो इस प्रकार से आपको ये कई कई कोण नज़र आएंगे। तो सारे कोणों को छोड़ के जो सबसे मुख्य कोण होता है वो ये कोण होता है, ये वाला कोण। देखो ये वाला कोण, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। ये वाला कोण, कौन सा कोण, एक मैं फिर बता दूं। जब निर्गत किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ना बच्चों, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये वाला कोण, इतना कोण, इसे विचलन कोण कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण इस इतने एंगल से विचलित हुई है, ठीक है, तो इसे विचलन कोण कहते हैं, डी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं, आप 10th के बच्चे हैं, 9th में भी आपने सीखा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। ये प्रिज्म है बच्चों। जब इसके ऊपर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो ये 7 रंगों में विभक्त होना शुरू हो जाती है, 7 रंगों में। तो प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त होना शुरू हो जाती है। देखिए ये अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर जो रंग होता है, जो सबसे ऊपर कलर होता है, वो होता है बैंगनी, सॉरी, सबसे ऊपर होता है रेड, फिर ऑरेंज होता है, सबसे ऊपर रेड। इसको हम विबग्योर से लिखते हैं, VIBGYOR, यानी सबसे ऊपर रेड कलर होता है और सबसे नीचे बैंगनी कलर होता है। नीचे से शुरू करते हैं विबग्योर, नीचे शुरू करते हैं लिखना। तो V से वायलट, I से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, B से ब्लू, नीला, ये नीला, और G से ग्रीन, हरा, Y से पीला, येलो, और O से ऑरेंज यानी नारंगी, संतरी, और R से रेड। तो इस प्रकार से 7 रंग ये विभक्त हो जाता है। इसे विबग्योर से आपको लिखते हैं। ये 7वीं क्लास में भी आपने पढ़ा था बच्चों। ये उभर के आता है, 7 रंगों का एक पैटर्न उभर के आता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, अब बात आती है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्पेक्ट्रम बनने का क्या कारण है। जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों, आपने पता सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। हर रंग का अपना एक तरंग दैर्घ्य होता है, यानी तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई। जैसे तरंग की लंबाई ये, ठीक है, फिर तरंग होगी, इतनी तरंग की लंबाई होगी, फिर ये तरंग की लंबाई होगी, फिर ये तरंग की लंबाई। तो इसमें सबसे क्या होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी जो रंग है ना, वो अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एंगल पे मुड़ने के कारण सभी कलर हैं वो अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं, क्योंकि उनका तरंग दैर्घ्य अलग होता है। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है ना सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है। ये देखिए अधिक, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, यानी तरंग की लंबाई सबसे अधिक है लाल रंग की, इसलिए वो कम मुड़ता है। कम मुड़ता है तो सबसे ऊपर हो रहता है, जो सबसे ज़्यादा मुड़ा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए बैंगनी कलर का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम है, बैंगनी कलर का सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे अधिक मुड़ता है। तरंग दैर्घ्य कम है तो वो मुड़ेगा ज़्यादा, रंग नीचे की तरफ आ जाएगा। कहाँ से? देखिए मैं इस चित्र को फिर दोबारा दिखा रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके। देखिए लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है ना वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है,
तो वो कम मुड़ेगा और वो थोड़ा मुड़ के आपको इधर थोड़ा नजर आए। लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका, बैंगनी कलर का जो सबसे नीचे है, तो वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। तरंग की लंबाई कम है इसकी बैंगनी की, तो वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा और इसलिए वो हमने स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे दिखाई देता है। तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य के यहाँ कलर हैं। नीले रंग का अलग तरंग दैर्घ्य है, हरे रंग का अलग तरंग दैर्घ्य है, वो उसी ढंग से मुड़ता है। तो इस प्रकार एक स्पेक्ट्रम उभरता है। तो ये था स्पेक्ट्रम उभरने का मुख्य कारण। तो प्यारे बच्चों, अब इंद्रधनुष के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इंद्रधनुष क्या है। मैं इंद्रधनुष को समझाने से पहले एक बार सबसे पहले ये दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंद्रधनुष कब बनता है। इंद्रधनुष तब बनता है, यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद बनता है। वायुमंडल में उपस्थित जब जल की बूंदें, यानी जैसे वर्षा हुई तो जलकण कुछ वायु में उलझे रह जाते हैं। छोटे छोटे जलकण उलझे रह जाते हैं। जैसे उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सूर्य का प्रकाश का विक्षेपण कर देते हैं। अपवर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। अब हम इसको एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये चित्र है हमारे पास एक, ये देखो, अच्छी तरह ध्यान से देखो इस चित्र को आप। ये एक बूंद ले ली, एक बूंद है, ये बड़ी करके दिखाई एक बूंद, ये एक बूंद ली है जो आकाश में उलझी हुई है। ऐसी करोड़ों बूंदें होती हैं, छोटे छोटे जलकण होते हैं आकाश में। जब उनके ऊपर सूर्य के प्रकाश पर गिरता है, ये सूर्य का प्रकाश गिरा, तो जैसे ही बूंद के यहाँ पे बाहरी कॉर्नर पे गिरता है तो उसको वो अपवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश की किरण मुड़ जाती है थोड़ी सी। मुड़ने के बाद दूसरी चीज़ एक साथ होती है, विक्षेपण होता है। विक्षेपण की घटना भी साथ में हो जाती है, यानी प्रिज्म वाली घटना भी साथ में हो जाती है। यानी अलग अलग जो प्रकाश थे सूर्य के प्रकाश में, अलग अलग जो रंग थे, उनका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग एंगल पर मुड़ गए। जैसे ही बूंद के भीतरी हिस्से पे यहाँ पे टकराए, यहाँ पे टकराए, वो यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद फिर इनमें क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन, अंदर ही अंदर परावर्तित हो जाती है सारी किरणें। परावर्तित होकर फिर बूंद के इस हिस्से से टकराते हैं, इस हिस्से से, डी हिस्से से। डी से टकराने के बाद फिर अपवर्तन होता है। अभिलंब से वो जैसे ही अभिलंब की ओर, अभिलंब से परे हट जाती हैं, जैसे आपने स्लैब में देखा था। तो मैं इसको एक बार फिर समझा दूं। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए, चित्र सहित समझाइए, या फिर इंद्रधनुष जैसे बनता है बूंद के द्वारा, बूंदों के द्वारा, तो उसका चित्र बनाइए। तो किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जब ये बूंद है, जब बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये बूंद धरती पे नहीं है, ये आकाश में उलझी हुई है। वर्षा के बाद जलकण है ये। जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है, बिंदु बी पे जैसे गिरता है, यानी बूंद के अंदर नहीं घुसा, अभी बाहर ही गिरता है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के साथ एक दूसरी घटना भी होती है, विक्षेपण। क्यों? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग थे, 7 कलर थे, 7 कलर अलग अलग एंगल पर मुड़े, तो ये एक स्पेक्ट्रम उभर के यहाँ पे आया। जैसे बूंद के इस हिस्से पे लगा तो इसमें क्या होता है, ये लेंस की तरह काम करेगा। फिर लेंस की तरह ये काम करता है। तो ये लेंस की तरह नहीं, दर्पण की तरह ये काम करता है। यहाँ टकराने के बाद फिर परावर्तन होता है। ये सारी कलर है परावर्तित होके, आंतरिक परावर्तन कहते, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते इसे, अंत परावर्तन कह लो, आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे पहुँचता है, फिर ये अपवर्तन हो जाता है इन किरणों का। और इस प्रकार ये जो हमें इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम नज़र आता है, हम देख पाते हैं आँखों के द्वारा। ये स्पेक्ट्रम यानी इंद्रधनुष इस प्रकार हम देख पाते हैं, और बनता भी ऐसे ही है। तो बच्चों, देखा आपने, आपको समझ भी आया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है। मैंने आपको बताया था कि स्लैब से जब प्रकाश का
सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो जो निर्गत किरण है वो अपवर्तित किरण के समानांतर चली जाती है, जबकि प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। निर्गत किरण अभिलंब की ओर थोड़ी सी मुड़ जाती, आधार की ओर ही मुड़ जाती है, समानांतर नहीं जाती अपवर्तित किरण के। तो ये फ़र्क था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है? तो आप ये चित्र बना देंगे और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से लिख देंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, यहाँ तरंग दैर्घ्य लिखा जाएगा। बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं? यानी विक्षेपण कोण दो त्रिभुजाकार आकृति के दो स्तंभों के बीच का कोण। प्रिज्म में जो त्रिभुजाकार शेप है आकृति है, उसमें दो स्तंभों के, दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उसे विक्षेपण कोण कहते हैं, और वो ऊपर उसकी परिभाषा दी भी हुई है बेटा। आज हमें जो कोविड के बारे में संदेश मिल रहा है, साबुन और पानी से अपने हाथों को हमें बार बार धोना है। प्यारे बच्चों, हॉस्पिटल भर चुके हैं, हम बार बार यही संदेश आपको दे रहे हैं। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। दिल्ली सरकार ने इस बात को देखते हुए फ़ाइन भी बढ़ा दिया है। जो मास्क नहीं पहनेगा या और दूसरी कंडीशन में वो सरकार के नियमों के खिलाफ जाएगा तो 500 रुपये के जुर्माने को बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया है। यह आपको सूचना मिल भी गई होगी। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद।